नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए वही चैप्टर करते हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण में जो सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये कैप्टन हॉकिंस से पूछे गए हैं, यानी कि जो प्रथम अंग्रेज विदेशी व्यापारी यात्री आया था भारत में। तो इसके बारे में आज गहनता से हम चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ ही विलियम फिच के बारे में, क्योंकि ये भी आया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि कैप्टन हॉकिंस के साथ में भारत में व्यापारी डेलीगेशन के साथ में कौन आया था। तो कौन था? कैप्टन विलियम फिंच। ये विलियम हॉकिंस और विलियम फिंच दोनों एक साथ साथ ही आए थे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं विलियम हॉकिंस के बारे में। देखना, हॉकिंस वैसे तो मूलतः आर्मेनिया का निवासी था, लेकिन ये कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारियों में शामिल हुआ था और उसी के डेलीगेशन में जो शिष्टमंडल यहाँ पर आया उसी का कैप्टन बनकर आया था। तो ये कब से कब तक आया? विलियम हॉकिंस सन 1608 से 1611 तक 3 वर्षों तक ये मुगल दरबार में रहा था। कैप्टन हॉकिंस किस शिप से भारत में आया था? यह आया था हेक्टर नामक शिप से। जहाज़ का नाम क्या था? हेक्टर। तो ये हेक्टर शिप से सूरत में पहुंचा। उस टाइम पर सूरत में मुग़ल दरबार लगता था और भारत के जो मुग़ल बादशाह थे जहांगीर थे। क्वेश्चन ये आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो भारत का ये मुग़ल बादशाह कौन था? अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ये 31 दिसंबर सन 1600 को हुई थी। कहाँ पर? लंदन में। स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर सन 1600, यानी कि कहिए कि 1601 में। ये 31 दिसंबर 1600 है ना। कभी आप ये समझ लें कि सन 1700 आ जाएगा, एक दिन बाद वो 1601 आएगा। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और जब ये भारत में आए थे, ये कब? 1608 में, यानी कि 24 अगस्त सन 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत में मुग़ल दरबार सूरत में पहुंचा था। और शिप का नाम क्या था? हेक्टर। हेक्टर नामक शिप से कैप्टन हॉकिंस, ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। और मुग़ल दरबार का जो स्थान था सूरत था। जन्म कहाँ हुआ था कैप्टन हॉकिंस का? सन 1560 में आर्मेनिया में हुआ था। उसके बाद में फिर ये ब्रिटेन में लंदन में रहने लगा था। और सन 1560 में ईसाई परिवार में जन्मा था। ये जन्म मूलतः कहाँ? आर्मेनिया में। और बाद में फिर ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हुआ। तो भारत में ये कंपनी कब आई थी? यानी कि जो व्यापारियों का शिष्टमंडल आया, व्यापारियों के शिष्टमंडल को मर्चेंट कहेंगे। देखना, मर्चेंट क्या होते हैं? जो समुद्र के माध्यम से व्यापार करते हैं। तो कुछ मर्चेंट्स की यूनियन मिली थी, जिसे ब्रिटेन की महारानी ने 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों में व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था। लेकिन महारानी की डेथ हो जाने पर यह अधिकार अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। और ब्रिटेन के जो सम्राट बने वो कौन बने? जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट ने ही साइन डाई के लिए, यानी कि अनिश्चित काल के लिए कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को बढ़ाया था। वो कितने ही वर्षों तक पूर्व के देशों में व्यापार कर सकते थे। तो प्रथम अंग्रेज व्यापारी, अंग्रेज यात्री कौन आया? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये कर्मचारी था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस का जन्म आर्मेनिया में हुआ, अभी हमने डिस्कस किया था। और शिप का नाम क्या था? शिप का नाम हेक्टर। और ये सूरत में 24 अगस्त सन 1608 में पहुंचा था, ये जहांगीर के दरबार में। और ये 2 भाषाओं का जानकार था, तुर्की और फारसी। उस टाइम पर जो मुग़लों की दरबारी भाषा थी वो तो फारसी थी, लेकिन मुग़लों की जो मातृभाषा थी, जो मदर टंग थी, वो तुर्की थी। ये दोनों भाषाएं जानता था, लेकिन इसने जो बात की थी वो फारसी में की थी। अगर हमें एक ऑप्शन लगाना पड़ता है तो हम फारसी लगाएंगे कि कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के साथ में किस भाषा में बात की थी? फारसी में। फर्स्ट ऑफ ऑल फारसी में की, और जिससे वो काफ़ी प्रभावित हुआ था। और जेम्स फर्स्ट का जो पत्र लेकर आया था, जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में मुग़ल दरबार जहांगीर में सूरत में पहुंचा। गर्मी आज फिर बहुत ज़्यादा है, सॉरी। मुग़ल दरबार में जैसे ही पहुंचता है तो जेम्स प्रथम का जो पत्र था वो जहांगीर को सौंप दिया। इससे जहांगीर काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि उनकी जो भाषा थी उसमें बात की थी। तभी प्रभावित होकर जहांगीर ने इसे कुछ उपाधि दी थी। कौन कौन सी उपाधि? जैसे खान की उपाधि, इंग्लिश खान की उपाधि, या फिर फिरंगी। ये 3 उपाधि कौन सी? फिरंगी खां की उपाधि, इंग्लिश खां की उपाधि, या फिर खान की उपाधि। देखना, जो शब्दावली होती है खां या खान एक ही बात है, तो या तो खान के नाम से आ जाए, या फिरंगी खां या इंग्लिश खां के नाम से आ जाए। और यहाँ पर
ये जहांगीर ने इसे 400 का मनसब भी दिया था। मनसबदारी व्यवस्था वैसे तो अकबर ने शुरू की थी। अकबर में काफ़ी बड़े मनसबदार हुआ करते थे। तो एक लाइन में अगर ये कहा जाए कि मनसब का अर्थ क्या होता है, मनसबदारी का अर्थ होता है ओहदा। दरबार में ओहदा या डेस्टिनेशन क्या है। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का अपना मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद, उसमें सबसे उच्च दर्जे के जो मंत्री होते हैं उनको कैबिनेट्स बोलते हैं, कैबिना या कैबिनेट। तो सबसे ऊपर के मंत्री कौन हुए, कैबिनेट। फिर स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और सबसे छोटे उपमंत्री होते हैं। ऐसे ही उनका दरबार में ओहदा होता है, यानी कि जैसे संसद में ओहदा होगा मंत्रियों का, ऐसे ही एक दरबार में जो उनका ओहदा या डेस्टिनेशन या उनका पद था उसको मनसब शब्द से इंडिकेट करते थे। वैसे तो अरेबिक शब्द है ये मनसब। तो मनसब का अर्थ क्या हुआ, ओहदा या उसका पद या उसका स्टेटस क्या था दरबार में। मनसब के दो भाग होते थे, एक जात और सवार। जात और सवार क्वेश्चन आया हुआ है कि कैप्टन हॉकिंस को कितने का मनसब दिया था, 400 का मनसब। एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि कैप्टन हॉकिंस को जो सवार दिया था वो कितने का, वो भी 400 का ही दिया गया था। 400 की जात और 400 का मनसब। मनसब के दो भाग होते थे, जात और मनसब। जात का मान तो यही रहता था 400 ही, जितने का मनसब उतने की ही जात। लेकिन सवार को हम कम भी कर सकते थे, आधे भी हो सकते हैं, आधे से कम भी हो सकते थे। इसमें बराबर दिया है, हो सकता है कि ये 200 कर दिया जाए या 200 से भी कम 100 कर दिया जाए, 100, है ना। तो इसमें जो सवार था, सवार का जो संख्या थी ये कम हो सकती थी, यानी कि इसका आधा अगर हम कर दें 200 और इसका भी आधा अगर करें 100 आ जाएगा, या 100 से भी कम। तो अगर इसमें सवार दिया गया 200 तो मनसब कैसे पढ़ा जाएगा कि कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया गया, जिसमें जात तो 400 हैं और सवार 200 हैं। सवार का मतलब है उसे घुड़सवार कितने मिले हैं, 200, और उसके साथ में सैनिक कितने रहेंगे, वो 400 रहेंगे, यानी कि सैनिक और घुड़सवारों में। फिर घुड़सवार भी दो प्रकार के थे, एक अस्पा या दो अस्पा। एक अस्पा का मतलब क्या होता था, एक घोड़ा, एक सैनिक को एक घोड़ा, और दो अस्पा का मतलब था 2 घोड़े, सैनिक एक और घोड़े 2 रहेंगे। तो खैर मनसब के 2 भाग हुए, जात और सवार। जितने का जात उतने का ही सवार दिया गया था ये इसको कैप्टन हॉकिंस को। अगर हम सवार की संख्या आधी कर देते हैं तो इसमें जो सैलरी हुआ करती थी पहले वो कम हो जाया करती थी। बड़े जो मनसब दिए गए हैं वो औरंगजेब के और शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह को 60,000 का मनसब दिया था। शाहजहां के पास भी 30,000 का मनसब था। तो लेकिन जो बड़े मनसब थे यानी कि 7,000 से ऊपर के मनसब वो राजघराने के सदस्यों को दिए जाते थे, और उसमें प्रथम श्रेणी बोलते थे। प्रथम श्रेणी का मनसबदार, द्वितीय श्रेणी का मनसबदार और तृतीय श्रेणी का मनसबदार, यानी कि 3rd क्लास का मनसबदार। जो प्रथम श्रेणी के मनसबदार होते थे उनका वेतन लगभग 30,000 प्रति महीना होता था, और जो द्वितीय श्रेणी के यानी कि 2nd क्लास के मनसबदार थे उनका वेतन 29,000 प्रति महीना, और जो तीसरी श्रेणी के मनसबदार होते थे उनका 28,000 रुपये प्रति महीना वेतन होता था। तो 7,000 से अधिक के मनसब तो राजघरानों के परिवार के जो सदस्य थे, और जो उससे कम थे वो अन्य सदस्यों को दिया करते थे, जो बाहरी लोग होते थे या फिर किसी सेना में कोई पदाधिकारी या ऐसे। फिर जैसे मनसब दिया जाता था उसके अधिकार क्षेत्रों को बांटा जाता था। खैर 400 का मनसब मिलना जहांगीर को एक बहुत बड़ी बात थी। तो उपाधि कौन कौन सी दी गई, खान की उपाधि, फिरंगी खान की उपाधि या इंग्लिश खान की उपाधि, और मनसब कितना दिया गया, 400 का मनसब, जिसमें जात कितना था 400 और सवार कितना था 400। ओके, जो इसने उल्लेख किया है अपने विवरण में कैप्टन हॉकिंस ने ये कहा है कि भारत में व्यापार अपनी उन्नत सीमा पर था, अपनी चरम सीमा पर था, और वाणिज्य की प्रशंसा की, व्यापार और वाणिज्य की प्रशंसा की है अपने वृत्तांत में कैप्टन हॉकिंस ने। और ये कहा है कि चांदी अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध थी भारत में, कि चांदी का ये अधिक भंडार यहाँ पर अवेलेबल थे, और अधिकतर जो बिजनेस होता था, व्यापार वाणिज्य, वो चांदी के सिक्कों के द्वारा होता था। विभिन्न देशों के जो व्यापारी यहाँ पर आते थे वो चांदी के सिक्कों के बदले में यहाँ से माल खरीद कर ले जाते थे। ऐसा कहा गया कि इंडिया में या भारत में यहाँ पर चांदी आती तो थी लेकिन यहाँ से जाती नहीं थी। देखना ये लिखा है, भारत में चांदी का अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध था और अधिकतर देशों के व्यापारी चांदी के सिक्कों के बदले माल खरीद कर ले जाते थे। कैप्टन हॉकिंस ने ही प्रशंसा करते हुए लिखा है कि ये कहा है, चांदी यहाँ से आती है लेकिन यहाँ से जाती नहीं है। तो चांदी के यहाँ पर उपलब्ध भंडार थे।
तो इनका सबका उल्लेख किसने किया है? कैप्टन हॉकिंस ने। तो परीक्षा के लिए क्या क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन आए हैं, एक तो विदेशी जो जितने भी यहाँ पर ट्रेवलर आए हैं यानी कि विदेशी यात्री, उनमें क्वेश्चन पूछा गया कैप्टन हॉकिंस के बारे में, या इब्न बतूता का पूछते हैं या फिर मेगास्थनीज का पूछते हैं। इनकी भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो कैप्टन हॉकिंस के आते हैं। एक तो कैप्टन हॉकिंस कब आया? 1608 में। किस शिप से आया? हेक्टर से आया था। ये कहाँ का मूलतः निवासी था? अर्मेनिया का निवासी। ये बहुत कम किताबों में लिखा हुआ है कि कहाँ का मूलतः निवासी था। कुछ लोग इसको इंग्लैंड में जन्म मानते हैं। इंग्लैंड में जन्म नहीं हुआ था, सन 1560 में अर्मेनिया में हुआ था, ईसाई परिवार में हुआ था। और जब ये भारत में आया, जहांगीर के कहने पर इसने अर्मेनिया की एक ईसाई लड़की से ही विवाह किया था। जहाज का नाम क्या? हेक्टर। और कहाँ पर उतरा था? सूरत में। कब? 24 अगस्त सन 1608 में। और इसको यहाँ पर परमिशन नहीं मिली थी फैक्ट्री लगाने की। जैसे जेम्स फर्स्ट का ये लेटर लेकर आया, इसने तो 3 चीज़ें क्या क्या वहाँ पर हुई। एक तो फारसी में इसने बात की, और दूसरी कौन सी भाषा जानता था? तुर्की भाषा। 400 का मनसब दिया गया, लेकिन शुरुआत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति नहीं मिली थी। कुछ दिनों बाद अनुमति दे दी गई, लेकिन पुर्तगालियों के कहने पर वो अनुमति वापस ले ली गई। अनुमति जो दी गई थी फैक्ट्री लगाने की, ये 1615 के आसपास दी गई थी, टॉमस रो को दी थी। इसके बाद में टॉमस रो भी आए थे यहाँ पर, जो एक एडवर्ड टेरी के साथ में आए थे। एडवर्ड टेरी एक ईसाई धर्मगुरु थे। इसकी हमने अलग से वीडियो बनाई है, आप इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। इसमें प्ले लिस्ट में मिल जाएगा सब लिंक। तो इसने प्रशंसा किसकी की है? उन्नत व्यापार और वाणिज्य की, और चांदी के भरपूर भंडार की। और ये मनसब कितना दिया गया? 400 का मनसब। इसके साथ में एक और जो यात्री आए थे, विलियम फिंच। विलियम फिंच के बारे में चर्चा करते हैं। ये भी सन 1608 में जहांगीर के दरबार में सूरत में पहुंचा, और कैप्टन हॉकिंस के साथ ही ये भारत में आया था। इसने 3 बड़े व्यापारिक राजमार्गों का वर्णन किया है। राजमार्ग कौन कौन से थे जिससे हम व्यापार करते थे? एक था इसमें सूरत से आगरा, और एक आगरा से अहमदाबाद, और एक लाहौर का और गुजरात का मार्ग था, ये काबुल का। पहला मार्ग कौन सा? सूरत से आगरा जाता था जो पहला मार्ग। इनकी प्रशंसा की है कि ये बहुत ही एक व्यापार वाणिज्य के लिए दूरगामी का कार्य करते हैं। दूसरा जो मार्ग की चर्चा की गई है, आगरा से अहमदाबाद, और तीसरा लाहौर से कहाँ जाता था? काबुल। लाहौर को ही इसने सबसे एक बड़ा नगर की भी संज्ञा दी है कि पूर्व के देशों में सबसे अच्छा और सबसे व्यापारियों के लिए अनुकूल और सबसे बड़ा नगर बताया गया। किसको बताया है? लाहौर को बताया कि लाहौर को पूर्व का सबसे बड़ा नगर बताया गया है। आगे एक इसने बुलंद दरवाजे के बारे में लिखा है कि बुलंद दरवाज़ा दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा था। वो तो आज भी है बुलंद दरवाज़ा, और इसका जो आकर्षण है वो काफ़ी भव्य है। तो इसकी भव्यता और इसकी ऊंचाई का वर्णन करते हुए इसकी प्रशंसा की, कहा है कि बुलंद दरवाजे को दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कहा, तथा इसे एक भव्य इमारत बताया गया है। देखना, बुलंद दरवाजे के बारे में एक क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि अगर ये दरवाज़ा है तो आखिर ये किसका दरवाज़ा है। देखना बुलंद दरवाज़ा एक मस्जिद का दरवाज़ा है। यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, लेकिन मस्जिद इतनी सुंदर नहीं है जितना दरवाज़ा सुंदर बना है। और इसके कौन थे डिजाइनर? जो फतेहपुर सीकरी, अकबर ने एक युद्ध लड़ा है, गुजरात का युद्ध। तो गुजरात का सन 1571 में हुआ है, और उसकी अगुवाई अकबर ने स्वयं की थी। ये अकबर वाले चैप्टर में हम बताएंगे। उसका जो नेतृत्व किया था अकबर ने स्वयं किया है, और अकबर नॉन स्टॉप आगरा से गुजरात पहुंचा था। वहाँ पर मुजफ्फर थर्ड को हराया था उसने। पहली बार ही अकबर ने समुद्र के दर्शन किए थे, और ये पहली बार पुर्तगालियों से मिला था। वहाँ पर टैक्स देने के लिए बाध्य किया गया, और इसको बोलते हैं विश्व का सबसे द्रुतगामी या सबसे तीव्रगामी युद्ध कहते हैं। तो जो तीव्रगामी युद्ध हुआ था, इस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फिर एक अपनी सेकेंडरी कैपिटल बनाई थी, उसका नाम था फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को जब सेकेंडरी कैपिटल बनाया, उसके जो एक वास्तुकार थे, वास्तुकार का नाम था बहाउद्दीन, शेख बहाउद्दीन। शेख बहाउद्दीन ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था, और वहीं पर एक मस्जिद बनाई गई। उस मस्जिद का जो दरवाज़ा बना है वो बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। तो इस बुलंद दरवाजे की प्रशंसा किसने की है? ये विलियम फिंच ने की है, जो कैप्टन हॉकिंस के साथ में भारत में आया था। इसी को सबसे भव्य इमारत और दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा बताया गया। एक इसने अनारकली की जो घटना है, इसका दंत कथाओं का वर्णन किया अपने वृत्तांत में, जो इसने विवरण प्रस्तुत अपने किया। अनारकली के बारे में पहली बार जो दंत कथाओं का वर्णन किया है वो केवल और केवल विलियम फिंच ने किया है। उसके बाद में फिर अनेकों किताबें बनाई गई है, लेकिन सबसे पहले जो उल्लेख है ये अनारकली का किसने किया? विलियम फिंच ने। देखना, क्वेश्चन आया हुआ है कि अनारकली का वास्तविक नाम क्या था? इसका नाम था नादिरा। क्या नाम था? नादिरा।
नादिरा। तो नादिरा एक ही कोर्ट डांसर थी। पहली बार जब वहाँ पर डांस के लिए इसमें आई थी दरबार में, तो इसमें अकबर को पता चलता है इसके बारे में। फिर ये इसको कोर्ट से निकाल दिया जाता है, दरबार से निकाला जाता है, और ये बताते हैं कि वो लाहौर में फिर उसको ये हत्या कर दी गई, उसको दफनाया गया। तरह तरह की जो भी बातें बताते हैं कि एक सुरंग थी वहाँ पर, जब कब्र बनाई गई या दीवार में चिनवाया गया, उसको दूसरी साइड से निकाल दिया गया। तो ये तो दंत कथा है इसके बारे में। तो अनारकली का नाम क्या था? नादिरा। और इसका जो उल्लेख किया वो सबसे पहले किसने किया? विलियम फिंच ने किया है। इसकी दंत कथाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये दोनों यात्री कब आए थे? ये जहांगीर के दरबार में सूरत में आए थे सन 1608 में। तो लेकिन जो कैप्टन हॉकिंस था, ये व्यापार वाणिज्य और जेम्स फर्स्ट का पत्र लेकर दरबार में आया था। तो इसको लेकिन उसकी अनुमति नहीं मिली थी, सिर्फ मनसब दिया गया था और खान की फिरंगी और इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। इसमें अगर देखते हैं कि फिच की क्या विशेषता रही है, एक तो 3 मार्गों का उल्लेख इसने किया है, और दूसरा एक बुलंद दरवाजे को विश्व का सबसे ऊँचा दरवाजा बताएं, और अनारकली की घटना का इसने वर्णन किया अपने वृत्तांत में। तो इस तरीके से ये विदेशी यात्रियों में अगर देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट यही लगता था। इससे और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो दूसरी और वीडियो बनाएंगे, उसमें क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।